कहानी की शुरुआत में हमें इंडोनेशिया की एक जेल को दिखाया जाता है, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यहीं पर हम एक बीमार कैदी को देखते हैं जो जेल की फर्श पर पोछा लगा रहा था। इसी बीच जेल का वार्डन वहां एक कैदी से मिलने आता है और उसकी शेल में कुछ बच्चों की तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, ध्यान से देख इन्हें, इन सब की मौत का जिम्मेदार तू है, तेरे जैसे दरिंदे को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पर वो कैदी बोला, वो लोग निर्दोष नहीं थे, मैंने जो किया वो जरूरी था, पर तुम नहीं समझोगे। उसके बस इतना कहते ही वो कैदी पूछे कि बाल्टी से एक धारदार चाकू निकालता है और गार्ड का गला चीर देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसने उनकी बंदूक छीनकर सब पर गोलियों की बारिश कर दी। इसी बीच उस कैदी ने वार्डन को कसकर पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। अब बस एक गार्ड और वो कैदी ही बचा था, पर वो दोनों भी एक दूसरे को गोली मार देते हैं। शेल के अंदर का कैदी सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और वार्डन को देखता है जो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। उसने ली पर हमला किया, पर ली उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा तोड़ देता है। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो कानून से कहीं ज्यादा ऊपर है और यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ली जेल के सभी कैदियों को आजाद कर देता है और उन सबको हथियार थमाकर आगे चलने को कहता है। सभी बहुत खुश थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आगे और गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। उन सब में बहुत भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कोई नहीं बचता। ली पहले से जानता था कि ये सब मारे जाएंगे, इसलिए वो जानबूझकर पीछे ही रहा। वो उन सब की लाशों के ऊपर से होता हुआ बाहर जाने लगता है। रास्ते में उसे जो कोई जिंदा मिला उसने उसे मार दिया और इस तरह इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक बार फिर खुलेआम बाहर घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर हम रोमी नाम के मछुआरे को देखते हैं। जब वो हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए बोट निकालने जा रहा था, तभी उसने एक आदमी की बॉडी देखी जिसे समुद्र की लहरें बहाते हुए किनारे पर ले आई थीं। इसके 2 महीने बाद हम लीसा नाम की लड़की को देखते हैं जो वहीं के लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। लीसा उस लड़के का इलाज कर रही थी जो उन्हें समुद्र के किनारे मिला था। पिछले 2 महीनों से वो कोमा में है और अब तक कोई उससे मिलने नहीं आया था। उसकी चोटों को देखकर लीसा सोच में पड़ जाती है कि किसने इस बेचारे की ये हालत की होगी। उसे अपने इस पेशेंट का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो खुद उसे एक नाम देती है और उसके बगल में सो जाती है। जब वो नींद में थी तभी उसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है। उस आदमी को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो चींखते हुए उठ गया और खुद को हॉस्पिटल में पाकर फटाफट वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए जमीन पर पैर रखते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे लीसा की नींद टूट जाती है। लीसा उससे उसका नाम पूछती है तो पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे अपना नाम तो छोड़ो, वो कौन है, कहां से आया है और उसके साथ क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं था। जब लीसा ने उसका सिटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके सर में कुछ लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए उसे एक सर्जरी करवानी होगी। जब तक उन्हें निकाला नहीं जाता तब तक उसे कुछ याद नहीं आएगा। लीसा उसे कहती है, अब से तुम्हारा नाम इस्माइल है और जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगी। वो उसे रोमी से भी मिलवाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसी रात हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं जो ली के जेल से भागने की खबर से बहुत परेशान थे। वो अपने लोगों के साथ एक जरूरी मीटिंग करते हैं ताकि वो ली को ठिकाने लगा सके। पर तभी हाथ में नूडल्स का थैला लिए ली बड़े आराम से उन दोनों के पास आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जेल से नहीं पिकनिक से लौटा हो। ली उन दोनों के सामने बैठकर खाने लगा, पर तभी उनमें से एक जो उन गैंगस्टर्स का बॉस था कहता है कि सीधा मुद्दे पर आते हैं, मैं तुम्हें धंधे से निकाल रहा हूँ। हमने तुम्हारे साथ बिजनेस इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा यहाँ डर था, रुतबा था, पर अब सब खत्म होते नजर आ रहा है। आज रात तुझे मारकर तेरी जगह हम ले लेंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। पर उन्हें क्या पता था कि ली के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। उसके एक इशारे पर उसके लोग वैन से बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े उसके लोगों को मार डालते हैं। ये सब ली के ही ट्रेन किए हुए गुंडे थे, जिनसे लड़कर आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। वहीं अंदर जब ली पर हमला होता है तो रीका नाम की एक लड़की उस पर हाथ उठाने वाले एक एक आदमी को काट डालती है। उसने अकेले उन सबको खत्म कर दिया। जब बाहर से कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया तो वो गैंगस्टर्स समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उसने जैसे ही अपनी गन निकाली, ली ने चॉपस्टिक से उसके गले को चीर कर उसे मार डाला। उसके साथ बगल बैठे गैंगस्टर की तो डर से पैंट गीली हो गई। वो बोलने लगा, मैं इस आदमी को नहीं जानता, ये मेरा बॉस नहीं है। पर ली बोला, जब तू इसे नहीं जानता तो जब ये बोल रहा था तो तू बैठा बैठा सुन क्यों रहा था। ली उसे मारने ही वाला था कि तभी वो आदमी कहता है, मुझे मत मारो, मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो आपके काम आ सकता है। मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है जो आपका बहुत खास था। उन्हें वो समुद्र के पास मिला, वो अभी हॉस्पिटल में है, मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ।
ये सुनकर ली रुक जाता है और सोचने लगा कि कहीं ये वही तो नहीं। उसने टोनी के कान पर गोली मारी और बोला, अब तू हॉस्पिटल जा सकता है, जा उसे उठाकर मेरे पास ला। टोनी जब हॉस्पिटल गया तो एक नर्स उसे पहले फॉर्म भरने को कहती है क्योंकि बाकी के पेशेंट भी लाइन में थे, पर टोनी उस नर्स के साथ जबरदस्ती करता है और उसे रोकने आए गार्ड को भी थप्पड़ मारता है। उन्हें लड़ते हुए देख लीसा वहां आती है। जब उसने देखा कि उसका पेशेंट एक गुंडा है तो उसने पहले उसका इलाज करने का सोचा। जब लीसा उसे दवा लगा रही थी तभी टोनी उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जो उन्हें समुद्र के पास मिला था। हालांकि लीसा जानबूझकर ऐसे किसी आदमी के बारे में पता होने से मना कर देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ में बदतमीजी करने लगता है। उसे गलत ढंग से छूकर तो उसने हद ही पार कर दी, जिसके बाद लीसा उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है। पर टोनी जानता था कि अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए वो और बदतमीजी करने लगता है। पर तभी वहां इस्माइल आ गया और उसने उसकी उंगलियां तोड़ दी। गुस्से में टोनी उसके सर पर कांच की बोतल दे मारता है, जिससे इस्माइल कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला, पता नहीं उसमें कौन सा भूत चढ़ा, उसने टोनी की गर्दन पकड़ी और उसे इतनी जोर से दबाई कि उसकी सांस रुकने लगी। इससे पहले वो उसे मार डालता, लीसा उसे शांत करती है, जिसके बाद इस्माइल उसे जाने देता है। उस रात घर जाते वक्त लीसा इस्माइल से पूछती है, कौन हो तुम? आज जो तुमने किया उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम मेरे साथ जकार्ता चलो। यहाँ इस्माइल को पता चलता है कि उसके सर में कुछ फंसा हुआ है, जिसके इलाज के लिए उन्हें जकार्ता ही जाना पड़ेगा। अगर यहाँ रहा तो उन गुंडों का तो पता नहीं, पर यह बीमारी उसे जरूर मार देगी। अगले दिन हम उन दोनों को एक बस स्टैंड पर देखते हैं जहाँ से जकार्ता के लिए बस जाती थी। बैठे बैठे इस्माइल को अपने अतीत की एक झलक दिखाई देती है, जिससे उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी बीच हम टोनी और उसके आदमियों को देखते हैं जो छुपकर उस पर नजर रख रहे थे। जल्द ही उनकी बस आ जाती है, पर वो उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि बीच में एक वैन आकर खड़ी हो गई थी। इसके बाद वो सब उस बस का पीछा करते हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस्माइल उस बस में नहीं है, क्योंकि वो बस में चढ़ा ही नहीं था। रास्ते में एक वैन को खड़ा देख ड्राइवर को मजबूरन बस को रोकना पड़ता है, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ गुंडे बस में घुसकर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद वो अब्दी को बाहर आने को कहते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चला कि वहां इस नाम का कोई आदमी नहीं था। सबूत मिटाने के लिए वो बस में बैठे सभी लोगों को गोली मार देते हैं। लीसा जो बहुत डरी हुई थी, वो मदद के लिए इस्माइल को फोन करती है, पर तब तक वो गुंडे बस में मौजूद हर एक आदमी, औरत और यहाँ तक कि बच्चों को भी मार चुके थे। आखिर में सिर्फ लीसा और एक छोटी बच्ची ही बची। उन्होंने लीसा से अब्दी के बारे में पूछा, पर उस बेचारी को कुछ नहीं पता था, जिसके बाद उन लोगों ने उसे बहुत मारा। उधर इस्माइल रोमी के साथ उस बस का पीछा करता है। जब उसने बस को सुनसान सड़क पर खड़े देखा तो वो दौड़कर अंदर आया और पाया कि सब लोग मर चुके थे। उसने एक एक लाश को ठीक से देखा, पर कहीं भी लीसा नहीं थी। उसे वहां पर लीसा का चश्मा मिला, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक आदमी हाथ में पेट्रोल की कैन लिए बस के अंदर आया। इस्माइल उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उस आदमी ने इस्माइल पर हमला कर दिया। दोनों में फाइट होती है, जिसमें इस्माइल को उसके हाथ तोड़ने पड़े, पर इतना काफी नहीं था क्योंकि पीछे से एक और आदमी उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। उसने इस्माइल को जिंदा जलाने के लिए लाइटर बाहर निकाला, पर इस्माइल ने उसके पैर तोड़ दिए। वो फूंक मारकर लाइटर की आग बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी एक और आदमी उसकी जान के पीछे पड़ गया। वो बस में आगे लगाकर उसे अंदर की लॉक कर देते हैं, पर इससे पहले आग की लपटें उस तक पहुंचती इस्माइल उस बस से बाहर निकल जाता है। एक ने उसे गोली मारने की कोशिश की, पर तभी उसकी जान बचाने के लिए रोमी बीच में कूद पड़ा, जिस कारण गोली उसे लग जाती है। अपने दोस्त की मौत से इस्माइल बहुत दुखी था, पर तभी पीछे से कोई उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं। वो बोलता है, लड़की तो ठीक है, लेकिन हम इस बच्ची को यहाँ क्यों लाए हैं? ये हमारे किसी काम की नहीं, इसे जाने दो। पर वो लोग टोनी को गोलियों से भून देते हैं, क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद लीसा को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है, जहां रीका उसे बहुत टॉर्चर करती है। उसे लीसा के पास इस्माइल की मेडिकल रिपोर्ट्स मिली, जिसे वो ली के पास लेकर जाती है, जिसके बाद ली अपने लोगों को उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। जब इस्माइल की आंख खुली तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। पुलिस वाला उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लगा कि बस में सभी लोगों को उसी ने मारा है। हालांकि इस्माइल बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उसके सामने एक फाइल रखी और उसे ली की फोटो दिखाते हुए बोला, जानता है ये कौन है? पर इस्माइल की याददाश्त जा चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद उस पुलिस वाले ने उसे एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें हम इस्माइल और ली को साथ बैठा देखते हैं। इससे पहले वो बता पाता कि वो कौन है और ली के साथ उसका क्या रिश्ता है, अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है।
पुलिस वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर गया। पर जैसे ही वो बाहर देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है, दूसरी ओर खड़ा आदमी अपने धारदार ब्लेड से उसका मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वो अंदर आया और इस्माइल पर हमला कर दिया। उसके हाथ टेबल से बंधे हुए थे, इसलिए वो बेचारा भाग नहीं पाता, पर अगर वो हार मानता तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उससे जो बन पड़ा उसने वो किया और आखिर में उस हमलावर को मार डाला। इसी बीच किसी ने अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इस्माइल इसमें भी बच गया और उसे मारने आए सभी लोगों को मार डाला। वो भाग ही रहा था कि तभी उसने गेट पर दो और लोगों को देखा जो उसे ही मारने आए थे। उनमें से एक बोला, तू जाके लाइट्स ऑन कर, इसे मैं ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर उसने गोली चलाई, पर वो इस्माइल को नहीं लगी। इस्माइल दबे पांव पीछे से हमला करने की सोचता है, लेकिन तभी लाइट आ गई और वो पकड़ा गया। दोनों के बीच गन को पाने के लिए बहुत खतरनाक झड़प होती है, पर आखिर में वो आदमी गन छीन लेता है। उससे बचने के लिए इस्माइल टेबल के नीचे छिप गया। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इससे पहले वो उन्हें लौट कर पाता, इस्माइल ने फिर से उस पर हमला कर दिया। उससे बहुत मार खाने के बाद आखिर में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे गोली मार देता है। जब दूसरे आदमी ने अपने भाई जैसे दोस्त की लाश देखी तो वो गुस्से से मानो पागल ही हो गया। दोनों में बहुत फाइट होती है और वो आदमी इस्माइल की गर्दन पकड़कर उसकी सांस रोक देता है, पर उसने भी हार नहीं मानी और उस पर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश करता रहा। इस्माइल ने उसे मार मार कर उसे अधमरा कर दिया, पर वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो कोई किलर नहीं था। पर जब वो जाने लगा, वो आदमी फिर से उस पर हमला करता है, जिसके बाद उसे मारना ही पड़ा। धीरे धीरे उसे याद आया कि जिन लोगों को उसने मारा है वो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे। उन्हीं के साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, लेकिन अब अफसोस करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हम लीसा को देखते हैं, जो अपने पास एक नुकीली कैंची छुपा लेती है। कुछ देर बाद वहां ली आया और बोला, तो तुम ही हो जिसने अब्दी की जान बचाई। उसने अपने लोगों को फोन किया और कहा, उसे मत मारना, पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चला कि फोन अब्दी ने उठाया है और उसे सब याद भी आ गया है। उसने गुस्से में लीसा की गर्दन दबोच ली और कहा, जल्दी से यहाँ आ जा वरना ये लड़की मारी जाएगी। वो अब्दी को लोकेशन भेजता है, पर मौके का फायदा उठाकर लीसा ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। ली बोला, तुम्हें मेरे गले पर वार करना चाहिए था, नस वहीं होती है, डॉक्टर होके तुम्हें इतना भी नहीं पता। ली अब बस अब्दी के आने का इंतजार कर रहा था। एक टूटी हुई तलवार देखकर उसे वो दिन याद आता है जब उसने अब्दी को मारने की कोशिश की थी। उस दिन अब्दी ने उसके सबसे बेस्ट फाइटर को मारा था। इसका मतलब था कि अगर आज उसके लोग उसे नहीं रोक पाते हैं तो उसे खुद अपने हाथों से उसे मारना होगा। इसी बीच अब्दी उन्हें ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंचता है। वहां उसे एक गहरा कुआं मिला, जिसे देखकर उसकी एक दर्दनाक याद ताजा हो जाती है। इस कुएं में ली कुछ बच्चों को नीचे फेंकता था, जहां वो उन्हें कई दिनों तक, कभी कभी तो कई हफ्तों तक भूखा रखता था। जब सब में भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो वो नीचे एक बोतल पानी फेंक दिया करता था, जिसे पीने के लिए वो एक दूसरे को जान से मार डालते थे। आखिर में जो जिंदा बचता उसे ली ऊपर खींच लिया करता था। फिर वो उन्हें ट्रेन करता और उन्हें कातिल बनाता ताकि वो सब जिंदगी भर उसके लिए काम करे। अब्दी को सब याद आ ही रहा था कि तभी वहां उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है। उसने कहा, तो तुम्हें सब याद आ ही गया। अब्दी और बेजो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि बेजो ने कई बार उसके लिए अपनी जान को भी खतरे में डाला था, पर ये उनकी खराब किस्मत ही थी। आज वो एक दूसरे के सामने थे। बेजो कहता है, काश तुम यहाँ ना आए होते, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यहाँ से वापस लौट जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर वो लीसा के बिना वापस जाने से मना कर देता है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बेजो पीछे होते होते कहीं गायब ही हो गया। अब्दी को लगा कि वो चला गया, पर ऐसा नहीं था। वो अचानक से हमला कर देता है। बेजो बाकी फाइटर की तरह नहीं था, वो बेहतर था, ताकतवर था, इसलिए अब्दी भी उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वो उसे हमला करने का मौका ही नहीं देता और बस उसे मारता ही रहता है, जिससे अब्दी की बहुत गहरी चोटें आती हैं। आखिर में बहुत मार खाने के बाद अब्दी उसे एक जोर का पंच मारता है, जिसे बेजो सह नहीं पाता। उसके मुंह से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब्दी जब उसके पास आया तो उसने देखा कि बेजो की मौत हो चुकी थी। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही रीका उस पर गोली चला देती है। किसी तरह जान बचाते हुए वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और मौका मिलते ही उस पर हमला कर उसकी बंदूक उससे छीन ली। रीका का चेहरा देखकर अब्दी को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उस पर गोली चलाई थी। आज उसी की वजह से उसकी ये हालत है। रीका उसे कहती है, तुम्हें याद है हम दोनों कितने करीब हुआ करते थे। वो ये कहकर उसके पास आने की कोशिश करती है, पर अब्दी ने उसे पीछे रहने को कहा क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। रीका कहती है, उस लड़की के लिए तुम हमारे रिश्ते को भूल गए,
वो गुस्से में थी इसलिए उसने अब्दी पर हमला कर दिया। वो उसे कई बार चाकू मारती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अब्दी उसे नहीं मारता। वो बोला, अब बहुत हुआ, यही रुक जाओ। तुम अच्छे से जानती हो कि ली एक दरिंदा है, उसका साथ मत दो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर रीका ने उसे फिर से धोखा दिया और मारने की कोशिश की। आखिर में अब्दी उसके सर पर वार कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसने रीका का चाकू उठा लिया और उसे पीछे हटने को कहा। ऐसा लगा दोनों ने समझौता कर लिया, पर अब्दी ने जैसे ही उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया, रीका उस पर फिर से बंदूक तान देती है। उसने एक के बाद एक उस पर कई गोलियां चलाई, इसलिए अब्दी को उसे मारना पड़ा। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसे एक भी गोली नहीं लगी थी। ये रीका ने जानबूझकर किया था। वो कहती है, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, और बस ये कहकर वो उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। उसकी मौत से अब्दी को बहुत तकलीफ होती है, पर वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। हम देखते हैं कि ली बड़ी बेसब्री से अब्दी का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ अपने घुटनों पर रेंगता हुआ आएगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है। अब्दी उसे फोन करता है और बताता है कि वो बाहर ही खड़ा है। इसी बीच एक आदमी लीसा के सेल में आता है और साथ चलने को कहता है। लीसा ने जब उसे मना किया तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो लीसा का रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी वो छोटी बच्ची उसके सर पर प्लेट दे मारती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। इसके बाद उसने लीसा और उस बच्ची को बहुत मारा। मौका पाते ही वो लड़की उसकी राइफल उठा लेती है, पर इसी बीच लीसा ने भी उस पर हमला कर दिया। उस आदमी ने जब उनके कांपते हुए हाथ देखे तो उसे लगा कि ये क्या ही गोली चलाएंगे, पर तभी वो छोटी बच्ची राइफल से लॉक हटा देती है, जिसके बाद लीसा ने उसे गोलियों से भून दिया। वो दोनों बाहर जाते हैं, जहां उसे एक आदमी मिला, पर वो उसे भी मार डालती है। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ और लोग उसका पीछा करते हैं। वो जितनों को मार सकती थी उसने उतनों को मारा, पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां अब्दी आ गया और उन सबको मारकर उसे बचा लिया। वो बोला, लीसा बाहर आ जाओ, ये मैं हूं, इस्माइल। पर हम देखते हैं कि लीसा बहुत डरी हुई थी। वो उसे खुद से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसे लगा कि वो भी इन लोगों की तरह ही एक दरिंदा है। पर अब्दी बोला, लीसा, मैं इन लोगों जैसा नहीं हूं। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मुझे बचा लो। ये सुनकर लीसा ने चाकू नीचे कर दिया और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच अब्दी की नजर ली पर पड़ी, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। ली बोला, तू बस एक कुत्ता है जिसे वफादारी का मतलब नहीं पता। जब उसे पता चला कि रीका मर चुकी है तो वो रोने लगा, क्योंकि उसने रीका को अपनी बेटी की तरह पाला था। अब्दी कहता है, वो उसी दिन मर गई थी जब तुमने उसे कुएं से बाहर निकाला था। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अब्दी पर हमला कर देता है। उसका हर एक वार बहुत सटीक और जानलेवा था, जिसके कारण बस कुछ ही मिनटों में अब्दी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता। लेकिन उसमें अभी जान बाकी थी। वो हार नहीं मानता और ली से लड़ता रहता है। ये फाइट तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई और भी घातक होती जाती है, जिसमें अब्दी को सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। पर इन सब के बावजूद वो हिम्मत करके एक बार फिर उठता है। उसने ली पर एक के बाद एक कई जोरदार मुक्के बरसाए। अपने आखिरी वार में उसने ली को इतनी जोर से मारा कि फिर उसके बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक वो उसे मार नहीं देता वो कहीं नहीं जाने वाला था। ली एक बार फिर उस पर हमला करता है। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर अब्दी उसका एक हाथ तोड़ देता है। अब्दी उसे उठाकर एक नुकीली लकड़ी पर फेंक देता है, जो उसके शरीर को चीरकर उसके आर पार हो गई। ली अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उसकी मजाल तो देखो, मरते मरते भी वो अब्दी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। ली उसकी गले को उसी नुकीली लकड़ी में घुसाने की कोशिश करता है। वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था कि तभी लीसा पीछे से अब्दी को खींचने लगी, जिससे वो कमजोर पड़ गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जल्द ही खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब्दी की जान तो बच गई, पर उसे इतनी चोट आई थी कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लीसा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर्स ने अब्दी का इलाज करके उसके सर से उन लोहे के टुकड़ों को निकाल दिया था, पर अभी वो कोमा में है। उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि उसे ठीक होने में महीनों भी लग सकते थे। अब्दी के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में सोचकर लीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर किसी तरह उसने खुद को संभाला और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। इसी बीच उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए था, पर वहां कुछ नहीं लिखा था। लीसा वहां अब्दी का नाम लिखती है, हालांकि बाद में उसने तुरंत ही उसे मिटा दिया। इसी बीच अब्दी को भी होश आ जाता है और वो लीसा से कहता है उसे शायद वहां इस्माइल लिखना चाहिए। ये सुनते ही लीसा के चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आई।
वो इस्माइल को वापस पाकर बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।